हम इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखते आए हैं, उन दूर टिमटिमाते सितारों को ताकते हुए जैसे उनमें कहीं हमारी असली मंजिल छुपी हो। मगर सच तो यह है कि हम बेहद नादान हैं। असली जवाब ऊपर नहीं, नीचे है, उस जमीन में जिस पर हम खड़े हैं, जिसे हम खुद कभी समझ ही नहीं पाए। यहीं से शुरू होती है कहानी, एक ऐसे भविष्य से जहां इंसानियत अपनी हदें तोड़ चुकी है। अब हम मिलते हैं रॉय से, जो स्पेसकॉम नामक संस्था में मेजर है। स्पेसकॉम, वो संस्था जिसने इंसानों को आसमान की कैद से बाहर निकाल दिया। अब इंसान सिर्फ धरती का वासी नहीं रहा, उसने चांद पर ऐसे ठिकाने बनाए हैं जो छोटे शहरों जैसे लगते हैं, जहां हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। मंगल पर बस्तियां खड़ी हो चुकी हैं और वहां पैदा हुए बच्चे अब धरती को सिर्फ एक नाम की तरह जानते हैं, घर की तरह नहीं। और यहीं से शुरू होती है रॉय की दास्तान। रॉय फिलहाल एक मिशन पर है, एक ऐसे टावर पर काम कर रहा है जो इतना ऊंचा है कि अंतरिक्ष तक झांकता है। यही टावर स्पेसकॉम की नजर और आवाज है। इसके जरिए धरती से लेकर दूर के स्टेशनों तक संपर्क बना रहता है। यहां हमें रॉय की नरेशन सुनाई देती है। वो कहता है उसका बचपन से सपना था कि वो एस्ट्रोनॉट बनकर इंसानियत की सेवा कर सके। मगर सच ये है कि उसका जीवन सिर्फ दिखावे की मुस्कान और अंदर से खालीपन का मेल है। वो लोगों से मिलता है, हंसता है, पर भीतर कोई सुकून नहीं, जैसे जिंदगी एक नाटक हो और वो बस किरदार निभा रहा हो। शुरू के ही पलों से हमें एहसास होता है कि रॉय की जिंदगी किसी बोझ से दबी है, एक ऐसा दर्द जो उसे चैन से जीने नहीं देता। उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है, वो अकेला है और उसका एकमात्र सहारा उसका काम है, जिसमें वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि शायद यही उसका बचाव है। रॉय के तरह ही और भी एस्ट्रोनॉट्स उस टावर पर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तभी अचानक अंतरिक्ष से बिजली का तूफान सा उतरता है, एक अजीब पावर सर्ज जो टावर और स्टेशन को हिला डालता है। धमाका होता है, कुछ एस्ट्रोनॉट नीचे गिर जाते हैं, स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीख रहे हैं, जाने जा रही हैं, पर रॉय के अंदर कोई हलचल नहीं। उसकी धड़कनें वैसी ही स्थिर हैं। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। हालात चाहे कितने भी भयानक हों, उसका दिमाग और दिल एकदम संतुलित रहते हैं। वो तेजी से पावर को बंद करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टावर के धमाके से खुद भी नीचे गिर पड़ता है, मगर गिरते हुए भी होश में रहता है, कंट्रोल को अपनी स्थिति बताता है और सही समय पर पैराशूट खोल देता है। मलबे की बारिश उसके चारों ओर है, उसका पैराशूट भी छिद जाता है, फिर भी किसी तरह जमीन पर सुरक्षित उतरने में कामयाब हो जाता है। कुछ दिन बाद रॉय ठीक हो चुका है, मगर वो बिजली का सैलाब अब धरती पर कई बार आ चुका है और तबाही मचा चुका है, हजारों जिंदगियां ले चुका है। इसी बीच उसे एक सीक्रेट मैसेज मिलता है, एक खास मीटिंग का न्योता। वहां पहुंचने पर उसे बताया जाता है कि ये पावर सर्ज नेपच्यून के ऑर्बिट से आ रहा है और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सौर मंडल को तबाह कर देगा। यहीं रॉय को सच्चाई बताई जाती है। 29 साल पहले लिमा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, एक ऐसा मिशन जो सौर मंडल की सीमाओं को तोड़कर बुद्धिमान एलियन जीवन की तलाश में गया था। उस मिशन का कमांडर और कोई नहीं बल्कि रॉय का पिता क्लिफर्ड था। 16 साल पहले उस मिशन का संपर्क टूट गया और सभी को मृत मान लिया गया। रॉय ने यह मान लिया था कि उसके पिता अब नहीं रहे, मगर अब स्पेसकॉम का मानना है कि लिमा प्रोजेक्ट का जहाज अब भी नेपच्यून के पास है और क्लिफर्ड जिंदा है, लेकिन उसका दिमाग संतुलन खो चुका है। उसने वहां मौजूद एक खतरनाक मशीन एक्टिव कर दी है जिससे ये पावर सर्ज फैल रहे हैं। स्पेसकॉम ने रॉय को एक गुप्त मिशन सौंपा। वो मंगल जाएगा, वहां से अपने पिता को संदेश भेजेगा। बाकी किसी की आवाज क्लिफर्ड नहीं सुनेगा, लेकिन बेटे की पुकार शायद उसे जवाब देने पर मजबूर कर दे। जैसे ही जवाब मिलेगा, जहाज की लोकेशन मिल जाएगी। यह मिशन बेहद संवेदनशील था, इसलिए उनसे पूछा गया कि क्या वो इसके लिए तैयार है। रॉय कुछ पल रुकता है, फिर कहता है हाँ, यह उसका फैसला था, एक बेटे का जो पिता के साए से कभी मुक्त नहीं हो पाया था। पिता के मिशन, उनकी मौत की खबर सबने उसे भीतर से बदल डाला था और अब उसके पास मौका था उस अधूरी डोर को पकड़ने का। कुछ ही दिनों में उसे चांद के स्टेशन पर भेजने की तैयारी होती है, जहां से मंगल के लिए शिप लॉन्च होगा। उसके साथ कर्नल प्रॉय को भी भेजा जाता है, रॉय के पिता का पुराना साथी जो रॉय को बचपन से जानता था। कंपनी ने उसे न सिर्फ मिशन की निगरानी के लिए बल्कि रॉय की मनोदशा समझने के लिए भी भेजा था। रॉय से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं? रॉय ईमानदारी से जवाब देता है, नहीं, ये मुमकिन ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूं। और इसी सोच के साथ दोनों रॉकेट में सवार होते हैं, जो धीरे धीरे आसमान चीरता हुआ चांद की ओर बढ़ जाता है।
एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हुए जिसमें एक बेटे की तलाश छुपी है, अपने खोए हुए पिता की तलाश। न्यूज में बताया जाता है कि चांद अब सिर्फ इंसानों का पड़ाव नहीं रहा, बल्कि सीमाओं के बिना एक ऐसी जगह बन चुका है जहां लूट और जंग का माहौल है, क्योंकि अब हजारों लोग यहां खनिज पदार्थ की तलाश में आते हैं। जब रॉय चांद पर लैंड करता है तो उसकी नरेशन सुनाई देती है। वो कहता है कि कभी स्पेस की यात्रा इंसानों के लिए सबसे खूबसूरत ख्वाब हुआ करती थी। चांद पर जाने का सपना लाखों लोगों ने देखा था, और जब वो सपना पूरा हुआ तो वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगर वक्त बीतने के साथ सब फीका पड़ गया। वही लालच, वही गंदगी और वही झूठी चमक इंसानों ने यहां भी फैला दी। कोल्ड ड्रिंक्स और टी शर्ट की दुकानें तक बन चुकी हैं, और वही कचरा भर गया है जिससे इंसान पृथ्वी पर भी परेशान थे। रास्ते में कर्नल रॉय को बताता है कि उनका लॉन्च पैड एक वीरान इलाके में है, और उनके रॉकेट सीपीएस का क्रू असल में स्पेसकॉम के सिपाही हैं, जिन्हें असली मिशन की कोई जानकारी नहीं और न ही उन्हें कभी मिलनी चाहिए। एक सोल्जर रॉय को समझाता है कि लॉन्च पैड तक पहुंचने के लिए एक सुनसान क्षेत्र से गुजरना होगा, जहां लुटेरे घूमते हैं जो लोगों का सामान छीन लेते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक साथ चलेंगे। अगला दृश्य हमें दिखाता है कि रॉय, कर्नल और सैनिक 3 वाहनों में उस वीराने से गुजर रहे हैं। सफर के बीच अचानक लुटेरों का हमला होता है, गोलियां चलती हैं, धमाके होते हैं, और नतीजा ये कि ज्यादातर सैनिक मारे जाते हैं। 2 वाहन तबाह हो जाते हैं, मगर किसी तरह रॉय और कर्नल अपनी जान बचाकर लॉन्च पैड तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते कर्नल की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो रॉय से आखिरी बार बातें करता है और उसे एक हार्ड ड्राइव थमाते हुए कहता है कि असलियत उससे छुपाई गई है, क्योंकि कंपनी उस पर भरोसा नहीं करती, और ये फुटेज मार्स पहुंचने से पहले जरूर देखना। कर्नल वहीं चांद पर रह जाता है और रॉय सीपीएस नामी रॉकेट में बाकी क्रू के साथ मार्स की ओर रवाना हो जाता है। जब क्रू को पता चलता है कि वो क्लिफर्ड मैकब्राइड का बेटा है, तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि क्लिफर्ड पहला इंसान था जिसने अपने सौर मंडल से बाहर मिशन पर कदम रखा था। उड़ान के दौरान रॉय गुपचुप उस फुटेज को देखता है जो टॉप सीक्रेट था। उसमें उसके पिता का आखिरी मैसेज रिकॉर्ड था। उस मैसेज से रॉय और स्पेसकॉम को पता लगता है कि कमांडर क्लिफर्ड यानी रॉय के पिता ने जानबूझकर पृथ्वी से सारे संपर्क तोड़े थे। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उस मैसेज में स्पेसकॉम रॉय से कहता है कि अगर कमांडर क्लिफर्ड से संपर्क नहीं हो पाए तो क्लिफर्ड को खत्म करके हर कीमत पर इन हाई एनर्जी सर्जेस को रोकना होगा। यही वजह थी कि कंपनी जानती थी कि वो जिंदा है, मगर पूरी दुनिया और उसका परिवार उसे मृत समझता रहा। यह सच रॉय को तोड़ देता है, क्योंकि पूरी दुनिया जिस इंसान को हीरो मानती थी वो असल में एक सन की पागल निकला, जिसकी वजह से उसकी बीवी और बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई और अब पूरी मानवता खतरे में है। कुछ समय बाद जब सीपीएस स्पेस में आगे बढ़ रहा होता है तो कैप्टन को एक मेडे कॉल रिसीव होती है। आसपास ही कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट इमरजेंसी हेल्प मांग रहा था। वो एक और स्पेसकॉम शिप से थी, मगर दोबारा कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिलता। रॉय कैप्टन को समझाता है कि मिशन सीक्रेट है और हमें किसी के लिए नहीं रुकना चाहिए, लेकिन कैप्टन नियमों का हवाला देकर मदद करने की जिद करता है और स्पेस वॉक पर जाने की तैयारी करता है। उसका साथी डर जाता है तो वो रॉय को अपने साथ ले जाता है। अंदर जाते ही दोनों जहाज की अलग अलग चैम्बर्स चेक करते हैं, मगर सब वीरान मिलता है। फिर अचानक रॉय देखता है एक एक्सपेरिमेंटल बंदर कैप्टन पर हमला कर रहा है, जिसने उसका चेहरा नोच डाला है। बंदर उस पर भी झपटता है, मगर वो बच निकलता है और किसी तरह कैप्टन को लेकर अपने शिप पर लौट आता है। रॉय के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर कैप्टन उसकी बात मान लेता तो ये सब ना होता। कैप्टन की मौत हो जाती है और बाकी क्रू मेंबर्स कैप्टन की बॉडी को अनंत अंतरिक्ष में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिन बाद उनका स्पेसक्राफ्ट मंगल की कक्षा में पहुंचता है, लेकिन नेपच्यून के पास मौजूद लीमा प्रोजेक्ट की वजह से हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स टकराते हैं, जिससे पावर सर्ज हो जाता है और ऑटो लैंडिंग सिस्टम फेल हो जाता है। क्रू मेंबर्स घबरा जाते हैं, लेकिन रॉय संभलकर स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली कंट्रोल करता है और उसे मंगल पर सुरक्षित उतार देता है। इसके बाद हमें मंगल पर बनी ह्यूमन कॉलोनियों का नजारा दिखता है, जहां लोग सतह पर आने वाले रेत के तूफानों से बचकर सुरक्षित रहते हैं। यहाँ रॉय का स्वागत हेलन लैंटोस करती है, जो मंगल पर होने वाले सभी ऑपरेशंस की डायरेक्टर है। कुछ देर बाद एक कम्युनिकेशन टीम रॉय के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वे डायरेक्टर हेलन को अंदर आने से रोक देते हैं, क्योंकि कैपकॉम इस टॉप सीक्रेट मिशन की जानकारी सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रखना चाहता था। टीम रॉय को एक साउंड प्रूफ कमरे में ले जाती है।
वे रॉय को एक कागज थमाते हैं जिसमें उसके पिता के लिए मैसेज लिखा होता है। इसके बाद रॉय कई मैसेज रिकॉर्ड करके अपने पिता को भेजता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वो लिखे हुए शब्द छोड़कर दिल से बोल देता है और तभी जवाब मिलता है, मगर रॉय को वो सुनाया नहीं जाता। असलियत ये थी कि उसका इस्तेमाल हो चुका था और अब ये लोग उसे पृथ्वी वापस भेजना चाहते थे। जबकि रॉय उनसे सवाल करता है कि आखिर जवाब क्या था, उसमें क्या कहा गया और अब वो आगे क्या करने वाले हैं। असल में कंपनी अपनी छवि को दागदार नहीं करना चाहती थी। उन्हें लीमा प्रोजेक्ट की लोकेशन मिल चुकी थी और अब वे चुपचाप एक जहाज वहां भेजकर पूरे मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे, ताकि किसी को सच्चाई का पता न चल सके। ये जानकर रॉय बुरी तरह टूट जाता है। एक और उसके लिए यह सुकून की बात थी कि उसका पिता जिंदा है, मगर दूसरी ओर उसी पिता को धोखा देना उसके दिल पर भारी बोझ था। उसका काम मानो खत्म हो चुका था, क्योंकि सीपीएस शिप और उसका क्रू अब सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पर भेजा जाने वाला था। तभी मंगल पर होने वाले सभी ऑपरेशंस की डायरेक्टर हेलन रॉय से मिलने आती है। वह उसे उसके पिता का मैसेज दिखाती है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही रॉय के मैसेज के जवाब में रिसीव हुआ था। उस मैसेज में उसके पिता कहते हैं, मेरे क्रू घर जाना चाहते थे। वे पृथ्वी से इतनी दूर आकर घबरा गए थे, लेकिन मैंने मिशन जारी रखने का आदेश दिया। उन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया। मजबूरी में मुझे उन्हें एक चैम्बर में बंद करके ऑक्सीजन काटनी पड़ी। मुझे उन्हें मारना पड़ा, वरना यह मिशन नाकाम हो जाता। आखिरी में क्लिफर्ड साफ कहते हैं कि वो अकेले ही अपना मिशन जारी रखेंगे और सारे कनेक्शन तोड़ देते हैं। डायरेक्टर हेलन बताती है कि उसके माता पिता भी लीमा मिशन का हिस्सा थे और उनकी मौत तब हुई थी जब क्लिफर्ड माय ब्राइड ने उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी। गुस्से और दर्द के बावजूद वो रॉय से कहती है कि अगर वो सच में अपने पिता तक पहुंचना चाहता है तो वो उसकी मदद कर सकती है, बाकी फैसला उसी का होगा। रॉय हिम्मत जुटाता है और गुप्त टनल से होते हुए रॉकेट तक पहुंचने निकल पड़ता है। टेक ऑफ का समय बेहद नजदीक था, फिर भी वो एयरलॉक की मदद से अंदर घुसने में सफल हो जाता है। लेकिन बाकी क्रू को पहले ही आदेश मिल चुके थे कि अगर वो रॉय को बोर्ड करने की कोशिश करता दिखे तो उसे गोली मार दी जाए। वो सभी उसे रोकने आते हैं और भले ही रॉय बार बार दोहराता है कि उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, मगर लो ग्रेविटी में हुई खतरनाक जद्दोजहद के चलते पूरा क्रू मारा जाता है और रॉय अनचाहे ही अकेला बच जाता है। अब सीपीएस का रास्ता तय था और जहाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उसी पर आ चुकी थी। वो आखिरी बार कमांड स्टेशन से संपर्क करता है और कहता है कि उसका इरादा किसी की जान लेने का नहीं था, मगर अब यह मिशन वो पूरा करेगा। नेपच्यून का सफर लंबा और बेहद कठिन था और उसे यह अकेले ही तय करना था। जीरो ग्रेविटी में महीनों तक अकेलापन, बुरे सपनों की छाया, अपनी टूटी जिंदगी की यादें, पिता की परछाई, ये सब उसके मन को हर पल चीरते रहे। फिर भी उसके भीतर का मकसद उसे टूटने नहीं देता। आखिरकार वो नेपच्यून तक पहुंचता है, जहां लीमा प्रोजेक्ट अब धीमी कक्षा में घूम रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए उसे ग्रह के चारों ओर फैले पत्थरों, धूमकेतुओं और बर्फीले छल्लों के बीच से होकर गुजरना पड़ा। रॉय आखिरी मैसेज भेजता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर लीमा में दाखिल होगा और तब तक सीपीएस ऑटो मोड पर रहेगा। एक छोटे कैप्सूल में बैठकर वो लीमा की ओर बढ़ता है और उसकी नरेशन चलती है। बचपन से मैं अपने पिता का सामना करने से डरता रहा हूं और वो डर आज भी मेरे भीतर जिंदा है। शायद आखिर में बाप के किए की सजा बेटे को ही मिलती है। कैप्सूल एयरलॉक तक पहुंच तो जाता है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जुड़ नहीं पाता। मजबूरन रॉय न्यूक को साथ लेकर मैन्युअली अंदर घुसता है, जानते हुए कि अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। भीतर उसे अपने पिता के छोड़े गए साथी मिलते हैं। सबकी लाशें तैर रही होती हैं और वह सीधे कोर तक पहुंचकर न्यूक्लियर बॉम्ब सेट कर देता है। तभी अंधेरे में उसके पिता सामने आते हैं। क्लिफर्ड कहते हैं कि इतने सालों में उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला, कोई जीवन, कोई संकेत नहीं, मगर वो हार नहीं मानेंगे क्योंकि वो असफल कहलाना नहीं चाहते। उनकी आवाज में पागलपन और नफरत की झलक साफ सुनाई देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, यहां तक कि पत्नी और बेटे से भी उन्हें कोई मोह नहीं। रॉय दर्द से टूटता है, मगर धीमे स्वर में कहता है, फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूं पिताजी। अब हम जान गए हैं कि वहां बाहर कोई नहीं है, हम अकेले हैं और यही सच है। अब चलिए घर चलते हैं। लंबे संघर्ष के बाद वो उन्हें मनाता है और दोनों एयरलॉक से बाहर आते हैं, मगर अंतरिक्ष की खामोशी में क्लिफर्ड ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाते और बार बार कहते हैं कि मुझे जाने दो बेटे। रॉय उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है,
मगर अंततः पिता उसकी पकड़ से छूटकर अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाते हैं। रॉय अकेला रह जाता है और कैप्सूल के बिना सीपीएस तक लौटना लगभग नामुमकिन था। तब वो लीमा के टूटे फूटे हिस्सों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और एक जबरदस्त छलांग लगाकर खुद को सीपीएस की ओर धकेल देता है। किस्मत साथ देती है और वो जहाज तक पहुंच जाता है। कुछ ही देर में लीमा प्रोजेक्ट न्यूक्लियर विस्फोट से नष्ट हो जाता है और उसके झटके से सीपीएस को इतनी रफ्तार मिलती है कि वो पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। अब रॉय का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी तक पहुंच चुका था। अब वो बोझ जो सालों से उसके दिल पर था धीरे धीरे उतर रहा था। पिता को खोने का दुख गहरा था, मगर उसने साफ देख लिया था कि उसके पिता अपने पागलपन के बोझ से कभी इंसान नहीं रह पाए। पृथ्वी पर जब लैंडिंग होती है तो रेस्क्यू टीम रॉय तक पहुंच जाती है। अब महीनों बाद आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ है, जैसे अब उसकी जिंदगी में आखिरकार संतुलन लौट आया हो। यही कहानी खत्म होती है। एक ऐसी साई-फाई दास्तान जो एलियंस या फैंटेसी पर नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों, प्यार और अकेलेपन पर आधारित है और हमें एक कठोर मगर सच्चा जवाब देती है कि शायद हम ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं और आने वाले सालों में हमें इसका कोई और सबूत नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही जबरदस्त साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप वॉचिंग।